नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चलें कि गुलाम नबी आजाद को सम्मान देने की बात यहां पर सामने रखी गई है। आजाद के सम्मान में जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पद्म भूषण सम्मान मिलने पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम। सिविल सोसाइटी ने गुलाम नबी आजाद को ये सम्मान दिया है। सम्मानित करने के लिए आज कार्यक्रम रखा गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, गुलाम नबी आजाद को जिस तरह से यहां पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, अब अलग अलग जगहों पर यहां प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं और इस बीच में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता यहां वरीपा मोइली पूरी तरह से कहते हुए नजर आए हैं कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण देने का नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला राजनीति पर आधारित है और गुणदोष पर आधारित। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ये समझते हैं कि इससे कांग्रेस पार्टी के हितों को नुकसान होगा, तो उन्होंने ये सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी इस तरह से आप देखिए बयानबाजी भी देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नजर जम्मू की तरफ घुमाएं तो जम्मू में पूरी तरह से सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। भारी तादाद में लोग भी घरों से बाहर निकलकर आप देखिए सम्मान कार्यक्रम में किस तरह से शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ता यहां पर मौजूद और उसके साथ ही सिविल सोसाइटी ने अब यहां सम्मानित करने का फैसला लिया है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजाद के सम्मान में जम्मू में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हमारी संवाददाता ऋतिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम वहां पर रखा गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, श्री गुलाम नबी आजाद साहब को भारत सरकार की तरफ से जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाने वाला है और इसी को लेके उनके ऑनर में ये जो प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है और उनके वेलकम के लिए यहाँ पे अलग अलग लोग जो है वो यहाँ पे उपस्थित है। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटीज का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है और कुछ ही समय में उनका आगमन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। सिक्योरिटी के किस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं वहां पर? अरेंजमेंट में आपको बता दूं, सिक्योरिटी का यहाँ पे पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना विशेष योगदान जो है वो इसमें दिया है। ऑफिसर्स जो हैं वो ड्यूटीज पे यहाँ पे तैनात हैं और तमाम तरह के सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत ही पुख्ता तरीके से ऋतिका, ये बताइए कि मरणोपरांत यहाँ पर विपिन रावत को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन अब गुलाम नबी आजाद का भी नाम सामने आया है। कितनी गौरव की बात है जम्मू कश्मीर के लिए? जी, एक बार आप अपना सवाल ये है कि मरणोपरांत जो आर्मी चीफ हैं विपिन रावत, उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन इस बीच में आप देखिए गुलाम नबी आजाद का भी नाम सामने आया है, तो कितनी गौरव की बात है जम्मू कश्मीर के लिए? जी, गौरव की बात तो है ही। गौरव की बात तो लोगों के चेहरों से देखने को मिलती है। अंदर जितने भी लोग आए हैं उसमें आपको बता दूं, उसमें ऑफिसर से लेके जो एक आम नागरिक होता है वो लोग भी इसमें शामिल हुए। उनके चेहरे के जो स्माइल है, उनके चेहरे पे एक मुस्कान है, वहीं से पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग कितना ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हर एक नागरिक है वो अपने आप को आजाद साहब की शक्ल में वहाँ पे देख के जो गर्व का अनुभव है वो यहाँ पे कर पा रहा है। और ऋतिका, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? क्योंकि जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वो सिविल सोसाइटी की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। क्या पार्टी की तरफ से भी कोई कार्यक्रम रखा गया है जम्मू में आज? फिलहाल के लिए तो अभी तक की जो अपडेट्स है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो अभी का जो सम्मानित करने को लेकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया है, ये एम.के. भारद्वाज जो कि एडवोकेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट है और साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन जम्मू की तरफ से ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है। और आगे के लिए अभी फिलहाल के लिए इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं रखी है। चलिए अब तक के ऋतिका, लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज पाने में इनका पूरा योगदान बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही हैं कि किस तरह से सिविल सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर गुलाम नबी आजाद के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। और इस बीच में गौरव वाली बात जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि हर किसी की नजर आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पर इस कार्यक्रम में बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे और सांबा आपको लिए चलेंगे और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से, जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है डिग्री कॉलेज परमंडल का विरोध और 16वें दिन भी अपनी मांगों पर ये परमंडल ब्लॉक के लोग डटे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन के कई दौर की बैठकों के बाद भी यहां पर कोई असर देखने को नहीं मिला है, कोई फैसला सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से अब आम जनता जो है वो प्रशासन के खिलाफ लामबंद होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब डिग्री कॉलेज परमंडल का जो विरोध है, विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 16 दिनों से ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज आप देखिए 16वां दिन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से जो यहां पर आश्वासन दिए गए थे उस पर कोई भी अमल करते हुए नहीं देखा गया है प्रशासन को और कोई भी हल यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आज आप देखिए सड़कों पर लोग जो है वो किस तरह से उठते हुए नजर आ रहे हैं।
साफ तस्वीरों में आप देखिए, लोग भारी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। डिग्री कॉलेज को शिफ्ट करने की बात यहां पर सामने रखी गई थी, लेकिन इस बीच में प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन इस पर कितना काम हुआ ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। महिलाएं भारी तादाद में अपने घरों से बैनर लेकर बाहर निकली हैं और पूरी तरह से प्रशासन के खिलाफ यहां धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ऋषि, आज 16वां दिन है, लेकिन पहले बताया गया था कि प्रशासन ने यहां पर सहमति दिखाई है, लेकिन इस बीच में इस तरह से विरोध अभी भी जारी। देखिए, बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि जो पुरमंडल डिग्री कॉलेज का विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मध्यस्थता का दौर जो प्रशासन ने शुरू किया था उसका कोई निचोड़ यहाँ पर निकलता नहीं नजर आ रहा और आज 16 दिन हो चुके हैं हड़ताल को चलते हुए। तमाम पुरमंडल के लोग, जिसमें महिलाएं भारी तादाद में, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर एक ही मंच पर बैठे हुए और एक ही इनकी मांग, जब तक डिग्री कॉलेज यहाँ पुरमंडल में नहीं बन जाता, शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक ये धरना प्रदर्शन हम यहाँ नहीं खत्म करेंगे। और आज 16वें दिन भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। जो तस्वीरें अभी की हमारे पास वहां से पहुंची हैं, लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा। एक तरफ हम पुरमंडल के लोगों की बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कॉलेज यहीं पर चाहिए, क्योंकि पुरमंडल के साथ लगते जो दूर-दराज के इलाके हैं, वहां के जो बच्चे जो गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं वो बड़ी मुश्किल से पुरमंडल हेडक्वार्टर तक पहुंचते हैं और लोगों का कहना है कि वो यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, लगभग 3 से 4 घंटे पैदल सफर करके, और उसके बाद वो आगे कटवालता तक जाएंगे जो कि वहां से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और कहीं के पास तो किराया भी नहीं होता। एक ये सवाल है जो दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मंडल के लोग भी ये कह रहे हैं कि जो सेंटर प्लेस है वो मंडल है, यहाँ पुरमंडल के बच्चे भी पहुंच सकते हैं। यहाँ तमाम पूरे पुरमंडल ब्लॉक के लोगों की बात करें तो वो भी कटवालता तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या मध्यस्थता का दौर निकलता है, क्योंकि 16वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की एक मांग है कि जब तक इस फैसले में चेंजेस नहीं की जाती, ये जो कॉलेज यहाँ कटवालता में बन रहा है वो जब तक पुरमंडल में नहीं बन जाता, क्लासेस यहाँ पर नहीं लगती। लेकिन ऋषि, जरा ये बताइए कि जो प्रशासन की तरफ से पहले आश्वासन दिया गया था कि इस पर सोच विचार किया जाएगा, लेकिन अभी 16 दिन हो चुके हैं, कोई सोच विचार सामने नहीं आया है और आम जनता आज भी वही की वही यहाँ पर। देखिए, इसमें एक कारण साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जब प्रशासन ने यहाँ इनके साथ बैठकर बात करने की कोशिश की थी तो यहाँ ये कहा गया था कि फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर क्लासेस शुरू कर देते हैं। यानी एक आश्वासन दिया गया था कि किसी तरह से प्रदर्शन खत्म करना है, प्रशासन इस चीज को लेकर चल रहा था। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर पुरमंडल के लोगों ने कहा कि यहाँ नियर बाय कोई लैंड देखी जाए, उसे एक्वायर किया जाए, लेकिन यहाँ पर कोई पुरमंडल हेडक्वार्टर के पास कोई इतनी बड़ी तादाद में लैंड यहाँ पर नजर नहीं आ रही। शायद यही वजह है कि प्रशासन ने मंडल इलाके में इस कॉलेज को खोलना सही समझा। यानी कोई आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, कुछ ऐसा? आप ये कह सकते हैं कि आपसी सहमति नहीं बन पा रही, लेकिन पुरमंडल के लोग अब आप ये कह सकते हैं कि इस चीज को लेकर चल रहे हैं। हम यहाँ पर दिखाई है, उस यूनिटी का कोई रिजल्ट सामने आना चाहिए और हमारे जो दूर दराज इलाकों के बच्चे हैं उन्हें ज्यादा सफर न करना पड़े। कई बार गाड़ी उनको मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, तो लोग ये तमाम चाहते हैं कि पुरमंडल जो डिग्री कॉलेज है, अगर सैंक्शन वो पुरमंडल के लिए किया गया है तो यहाँ से क्यों वो 10-12 किलोमीटर दूर जो बनाया जा रहा है, किसको पूछ के बनाया जा रहा है। हालांकि बिल्डिंग का काम वहां पर कटवालता में चलना शुरू हो चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर प्रशासन भी इसको लेकर कोई ऐसी सहमति जता देता है तो वो जो बिल्डिंग बन रही है वो किस काम आएगी, क्या वहां पर कोई सरकारी दफ्तर बनाए जाएंगे, एक वो पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ देखना यह है कि क्या अगर लैंड यहाँ पर फंड्स का दुरुपयोग कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। अगर वहां पर डिग्री कॉलेज शिफ्ट नहीं होता है, बिल्डिंग बन चुकी है, दूसरी जगह पर अगर बिल्डिंग बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं फंड्स का दुरुपयोग। देखिए, ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसको दुरुपयोग इतने बड़े स्तर पर तो नहीं कहेंगे। शायद हो सकता है कि अगर इतना बड़ा पैसा वहां पर इतने तादाद में खर्च किया गया है तो किसी और वो पर्पस के लिए काम आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि कॉलेज जो है यहाँ मंडल में बन पाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से यहाँ एक जन सैलाब हमें देखने को मिल रहा है तमाम पुरमंडल के लोगों का, तो और सबसे बड़ा सवाल ऋषि यहाँ पर यह है कि अगर जो चीज जहाँ के लिए सैंक्शन हुई है वहां पर ना बनकर दूसरी जगह पर बन रही है, जो एक सवालिया निशान बन गया है। प्रशासन को इस पर गौर फरमाने की जरूरत है कि अगर कोई चीज आपने एक जगह पर सैंक्शन की है, डिग्री कॉलेज परमंडल के अंदर अगर सैंक्शन किया गया था तो परमंडल की जुरिडिक्शन के अंदर ही बनना चाहिए था और हर बच्चे के लिए वहां पर पहुंचना आसान होना चाहिए था। ऐसी जगह पर तलाशना जरूरी था। बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये पुरमंडल के लिए सैंक्शन किया गया था तो लोग भी ये कहते हैं कि अगर पुरमंडल जो डिग्री कॉलेज पुरमंडल के लिए लाया गया था तो उसको यहाँ से बाहर क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि अगर मंडल इलाके की बात करें, कटवालता इलाके की बात करें तो वो भी पुरमंडल ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक की बात नहीं है, हेडक्वार्टर की बात यहाँ पर नजर आ रही है कि हेडक्वार्टर में ही ये पुरमंडल डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। तमाम
कई अलग अलग दूरदराज ऐसे इलाके हैं, हम खुद वहां पर पहाड़ों को चढ़कर वहां पर गए हैं, तो वहां के बच्चे किस तरह से आते हैं नीचे प्रमंडल तक, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और हम 1-2 दिन महीने में कभी जाते हैं, हमें इतनी मुश्किलें आती हैं, तो वहां के बच्चे किस तरह से प्रमंडल तक पहुंचते हैं, आगे किस तरह से वो जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। की जा रही। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से परमंडल के लोग यहां लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन से वो मांग कर रहे हैं कि जहां पर सैंक्शन किया गया था परमंडल के अंदर इस डिग्री कॉलेज को, वहीं पर बनना चाहिए। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से कैसे काम यहां पर किया जाएगा और कितनी राहत आम जनता को दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पुंछ लिए चलते हैं और पुंछ से आपको दिखा देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर मुगल रोड के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर मौसम ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने के कार्य में एक बार फिर से बाधा डाल दी है और पिछले 2 दिनों से मौसम यहां पूरी तरह से इस काम को प्रभावित कर रहा है। कार्य बाधित होने से यातायात बहाली हो सकती थी, लेकिन अब कहीं न कहीं देरी होगी, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने बाधा डाली है, अब काम जो है वो रुक चुका है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पिछले 2 दिनों से मौसम पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और काम भी यहां रुक रुक कर आप देखिए किस तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले यहां पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी कर दिया गया था, जहां आम जनता की तरफ से मांग रखी जाती है कि इस रास्ते को 14 महीने के लिए, क्या यहां पर पूरे साल के लिए खोला जाना चाहिए और साथ ही साथ 24 घंटे के लिए ये रास्ता खुला रहना चाहिए। लेकिन इस बीच में मौसम अब कहीं न कहीं बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर युद्ध स्तर पर यहां प्रशासन की तरफ से काम तो चलाया गया, लेकिन अब जब ये रास्ता नहीं खुलेगा तो कितना खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है, इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यातायात को बहाल करने की बात कही गई थी कि बहुत ही जल्द यहां पर यातायात को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अब कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। देरी हो सकती है और कितना समय लग सकता है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, कितना काम वहां पर हो चुका है और अभी कितना समय और लग सकता है? जी आशा, मैं आपको बता दूं 5 किलोमीटर जो है इसे कर दिया गया है यातायात के लिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, पिछले 2 दिनों से लगातार मुगल रोड और पुंछ में लगातार जो है वो मौसम खराब है, रूप से जो बारिश भी हो रही है, उसी के चलते मुगल रोड में भी जो काम चल रहा था बर्फ हटाने का, वो कहीं ना कहीं रुक गया था, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा, ये पहाड़ी इलाका है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण ही जो काम है वो रोक दिया गया था। पर आज सुबह से जब से मौसम ठीक हुआ है, तब से वहां पर बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। प्रशासन की तरफ से भी कुछ टीमों को वहां पर भेज दिया गया है कि पूरे रास्ते को पहले देखा जाए, उसके बाद ही जो मुगल रोड से पीछे का जो इलाका है, जो गांव पड़ते हैं, वहां पर जो वहाँ के लोग हैं उन्हें वहाँ पर जाने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि अभी समय लग सकता है, क्योंकि प्रशासनिक अमला अपना काम करता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच में मौसम यहां बाधा बना हुआ है। मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, कहीं ना कहीं परेशानी आम जनता को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि रास्ता खुलने में अभी समय लग सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, डोडा आपको लिए चलते हैं और डोडा से आपको दिखा देते हैं कि नियमों का पालन किस तरह से डोडा के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। डोडा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं है और डोडा पुलिस ने जिले में पूरी तरह से विशेष अभियान शुरू कर दिया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही की जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट डोडा में देखने को मिल रही है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस पर सवालिया निशान हर दिन लगते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच में अब आप ये देखिए कि डोडा पुलिस ने जिले में यहां एक विशेष अभियान चला दिया है और आम जनता को किस तरह से यहां पर उल्लंघन न करने से रोका जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, इस पर मंथन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक का नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से गाज जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर उसके बाद आपको ये दिखाना भी बहुत जरूरी है कि डोडा पुलिस किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन आम जनता की तरफ से नहीं किया जा रहा था। कहीं ना कहीं अब ट्रैफिक पुलिस जो है वो हरकत में आती हुई नजर आ रही है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, चालान काटने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है, पूछताछ की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और जिले के अंदर जिस तरह से भीड़ भाड़ देखी जाती थी, ट्रैफिक जैम देखे जाते थे, उससे कहीं ना कहीं निजात अब मिलती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि डोडा में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम शुरू कर दिया गया है डोडा पुलिस की तरफ से और जिले में अभियान शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक नियमों पर जो काम नहीं हो रहा है, जो उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह से बात जो है वो पुलिस की तरफ से सामने रखी गई है। लेकिन इससे पहले अब देखना यह होगा कि आम जनता इसमें कितना अपना भाग दे रही है, कि आम जनता को जागरूक करने में पुलिस वहां पर कामयाब हो रही है, समझाने बुझाने पर कामयाब हो रही है, या फिर किस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला डोडा से देखने को मिल रही है, जहां पर ग्राउंड पर इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी भी उतरे हुए हैं और पूरी तरह
शहर में सुचारू व्यवस्था करने के लिए ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए काम जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां पहले उड़ाई जा रही थी और बार बार ये आरोप लग रहे थे कि जैम जैसी स्थिति हर एक चौक में डोडा जिले के अंदर रहती है, लेकिन आज पुलिस ने हरकत में आते हुए एक अभियान छेड़ दिया है। कितना फायदा इसका? तो देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा स्ट्रेच जो है नगरी तक, यहाँ बस स्टैंड तक हम देखते थे बिल्कुल ट्रैफिक जैम यहाँ पे होता था और काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। खास करके जो जीएमसी लोग जाना चाहते थे वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी होती थी। मगर हम देख रहे हैं कि एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है। जो भी विदाउट लाइसेंस है, विदाउट हेलमेट है, जो डॉक्यूमेंट जिन लोगों को पूरे नहीं, और माइनर बच्चे खास करके जो है उन पे एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से जो है इनको चालान किए जा रहे हैं, इनको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। खास करके पेरेंट्स से खास अपील की जा रही है कि अपने बच्चों को, आप जो माइनर बच्चे हैं उनको बाइक्स मत दीजिए, गाड़ियां मत दीजिए। तो इन चीजों का जो है ध्यान रख लीजिए और अवेयरनेस खास करके दी जा रही है पुलिस की तरफ से। एक बड़ी अच्छी बात है और खास करके हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम बहुत कम डोडा शहर के अंदर अब देखने को मिल रहा है। जी, क्या लगता है वसीम की अगर जागरूकता डाली जाती है आम लोगों में तो आम जनता को भी सहयोग करने की जरूरत है? कितना सहयोग कर पाएगी आम जनता? बिल्कुल, देखिए, आम जनता का एक बहुत बड़ा रोल बनता है इसमें। उनको एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का पूरा साथ देना चाहिए ताकि जो दिक्कतें उनको आती हैं वो आगे आने वाले टाइम में उनको दिक्कतें न आए। जो लोग अलग अलग एरिया से आते हैं, हम देखते हैं कई सारे लोग जो हमारे हिली एरिया से आते हैं, 2-2 ढाई घंटे उनको ट्रैफिक जैम में रहना पड़ता है। तो इस तरह की जो है पुलिस का साथ उनको देना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस जो भी अमला है उनका साथ पूरा देना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में उनको कोई भी दिक्कत आने में नहीं आए। चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि डोडा के अंदर किस तरह से जागरूकता अभियान पुलिस की तरफ से यहां शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि पुलिस की तरफ से अगर जागरूक किया जा रहा है आम जनता को, तो आम जनता इसमें कितना अपना सहयोग देगी, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सियासी घमासान जारी हो चुका है और इस फिल्म को लेकर लगातार सियासी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस फिल्म को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर इस फिल्म से कश्मीरी पंडित विस्थापितों का पुनर्वास होता है तो इस तरह की और भी फिल्में बननी चाहिए। ये बात अल्ताफ बुखारी ने जम्मू के वकीलों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्मों का लाभ किसी और को मिलेगा और कश्मीरी पंडित विस्थापितों को इन फिल्मों से होने वाली कमाई से एक यहां पंखा तक नहीं मिलेगा। इसके अलावा सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ कहा है, जरा देखिए। उनका रिहेबिलिटेशन होता है। मैं कहता हूं एक नहीं 50 ऐसी और फिल्में बनाई जाए। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं बनाई जाए अगर उससे रिहेबिलिटेशन होगा, लेकिन अगर ये फिल्में इसलिए बनाई जा रही है कि कहीं और किसी को वोट लेने हैं तो मैं शायद नहीं चाहूंगा। वो बेचारे जो मेरे भाई आज 22 साल से सफर कर रहे हैं, 32 साल से सफर कर रहे हैं, वो उनको इन वोटों से कुछ नहीं मिलने वाला है। उनको शांति तभी मिलेगी, खुशी तभी मिलेगी जब वो अपने घरों में वापस आएंगे। और मैं आज बहैसियत अपनी पार्टी के सदर उन्हें विद ओपन आर्म्स वेलकम करता हूं। आइए, हमारे घरों में ही नहीं हमारे दिलों में भी आइए। हम तैयार हैं आपके लिए ब्रिज बनने को। आप अपने घरों को वापस आइए, क्योंकि ये फिल्में ना आपको वापस लाएंगी। ये तो कमर्शियल फिल्में हैं। हाँ, कितने 350 करोड़ बने, कितने बने, कल की फिगर थी 350 करोड़ बने, कोई लिख रहा था 1000 करोड़ बनेगा। तो बनेगा, प्रोड्यूसर का बनेगा उसका। मेरे कश्मीरी पंडित भाई जो यहाँ कैंप में रहता है उसको शायद पंखा भी नहीं मिले। देखिए, मैं बताऊंगा जो ये कोशिशें कर रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। हम कश्मीरी एक ही हैं, चाहे वो पंडित है या वो मुसलमान है। हाँ, इससे जरूर ये होगा कि कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत बोई जा रही है, लेकिन मुझे मालूम है इस मुल्क के लोग सेक्युलर हैं और वो समझते हैं कि ये फिल्म एक है, कमर्शियल नीड्स के लिए बनाई गई है, इससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। भागा बॉर्डर की तर्ज पर सुचेतगढ़ की ऑक्ट्राई पोस्ट पर भी द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत बीएसएफ महानिदेशक पंकज कुमार सिंह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ऑक्ट्राई पोस्ट पर द रिट्रीट सेरेमनी देखने के साथ सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। बीएसएफ महानिदेशक ने कहा कि सीमा पर तैनात यहां जवान किसी भी स्थिति से माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, तैयार हैं।
पाकिस्तान ने ड्रोन भारतीय क्षेत्रों में आने से उसके लिए भी जरूरी तैयारी की गई है। इससे पहले उन्होंने रिट्रीट सेरेमनी देखने के साथ 35 वाहिनी के कमांडेंट जो कि अजय सूर्यवंशी ही, उनके साथ अन्य उच्च अधिकारियों के साथ ही यहां आरएसपुरा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में भी उन्हें पूरी तरह से जानकारी दी गई है। उन्होंने जानकारी ली है। तो सेरेमनी में रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, उसका आयोजन किया गया था और बीएसएफ महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने तिरंगे को भी सलामी दी। रिट्रीट सेरेमनी में काफी संख्या में स्थानीय नागरिकों के अलावा बाहरी राज्यों से पर्यटक भी यहां पहुंचे हुए थे। ड्रोन वास्तव में चुनौती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, बट ड्रोन को भी किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए उस पर भी हम काम कर रहे हैं और कुछ जगह इस तरह के हम सिस्टम लगा भी रहे हैं और उनको आने वाले समय में मेरे ख्याल से हम काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर। देखिए, पहला सवाल आपका आधे अबाइडिंग बाय द एग्रीमेंट। यस, सीज फायर की बात हुई थी दोनों देशों के बीच में और इस समय बिल्कुल सीज फायर लागू है। आप खुद भी देख रहे हैं, कोई ज्यादा इस तरह की वायलेशन, फायरिंग वगैरह दोनों तरफ से नहीं की जा रही है और हाँ, शायद उस तरफ भी कुछ काम कर रहे हैं और हम भी अपनी तरफ भी कुछ काम कर रहे हैं। Sir, what about terror infrastructure and the number of launch pads and terrorists on the other side of the international border, sir? That we have a good enough idea and we are working on it. नहीं, पंजाब में भी काफी कंट्रोल है क्योंकि पंजाब में देखिए समतल बॉर्डर है और इस तरह से आर पार काफी अच्छा दिखाई देता है। तो हमने हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम्स वो लगा रखे हैं, चाहे वो जमीन में हो या कैमराज हों, लाइट्स हैं, लाइट्स भी एक्सटेंसिव लाइट्स लगाई जा रही हैं, लाइट्स की वैरायटी भी चेंज की जा रही है ताकि हमारा विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए। तो हर प्रकार का सर्वेलेंस और हमारे जवान इन सभी सर्वेलेंस सिस्टम्स में परिपक्व हैं और पूरी तरह से मुस्तैद। कंट्रीमैन, वे आवर जवान्स आर एब्सोल्युटली अलर्ट विद सारे साथ सामान, हथियार, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सर्वेलेंस। वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू थ्वाट एनी इल डिजाइंस। जो भी भारत विरोधी कोई भी तत्व होंगे, जो भी भारत पे गलत नजर उठाएंगे, मेरे ख्याल से हम पूरा उसको सही जवाब दें। जम्मू कश्मीर में शिक्षा का बुनियादी ढांचा अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही शिक्षा विभाग इसकी ओर ध्यान दे रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और सरकार के खस्ता हाल इन स्कूलों को लेकर लोग यहां बार बार आवाज उठाते हुए नजर आए, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इन्हीं लोगों से यहां जिला उधमपुर की अगर बात करें, रैम्बल के लोग पिछले कई वर्षों से स्कूल की इमारत के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं आधुनिक भारत के स्कूल की। इस तरह के बुनियादी शिक्षा के ढांचे के साथ सरकार डिजिटल इंडिया के सपने देख रही है। ये तस्वीरें हैं जिला उधमपुर की पंचायत लद्दा के प्राइमरी स्कूल अपर रैम्बल की, जहां पर इस आधुनिक दौर में भी बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा हासिल करने को मजबूर हैं। ऐसा है कि आप देख रहे हैं जहाँ पे कैसे कैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और कब से ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो स्कूल दिखाई दे रहा है तो उसमें बैठने की जगह तक नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो पत्थर है नीचे, कंकरा सामने दिखाई देता है और बिल्डिंग क्रैक भी हुई है, उसको ऐसे जो चार होते हैं वो चले गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सरकार ने यहाँ पर स्कूल की नई इमारत का निर्माण करवाया था, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के कारण स्कूल की दीवारों में कुछ दिनों के भीतर ही दरारें पड़ गईं और सरकार ने इस इमारत को अनसेफ घोषित कर दिया। प्रॉब्लम सर ये बहुत देर की, कोई 12 साल की प्रॉब्लम है ये सर। तो ये बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग बनने के बाद तकरीबन 2 महीने भी बच्चे नहीं पढ़े, 2 महीने भी बच्चे नहीं पढ़े तो डैमेज हो गई ये बिल्डिंग। उसके बाद बच्चे यही बाहर ही बैठते रहे। शिक्षा विभाग ने इमारत के अनसेफ होने के बाद इस स्कूल को मिडिल स्कूल में मर्ज कर दिया, जो इस गांव से दूर था। स्थानीय सरपंच के प्रयासों के बाद ये स्कूल तो वापस आया, लेकिन बच्चों को अभी तक इमारत नसीब नहीं हुई। जहां बिल्डिंग जब बनी थी 7-8 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद ये इसका काम पूरा नहीं हो पाया, अमाउंट कम था
वो तब की वैसी है। और बच्चों को जब एप्लीकेशन आ गई थी तो उन्होंने इसको अनसेव करके बच्चों शिफ्ट कर दिया स्कूल ऊपर, मिडिल स्कूल कनौर में, जो कि यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जाने के लिए बड़ी परेशानी थी। दोबारा मैंने इसकी अप्रोच की अपने एडमिनिस्ट्रेशन से की, एजुकेशन सीईओ से की, जेडीओ से, बड़ी मुश्किल से वो भी। स्कूल की इमारत ना होने से बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब बारिश का मौसम होता है तो स्कूल प्रशासन या तो छुट्टी कर देते हैं या फिर किसी अन्य ग्रामीण के घर में बच्चों को पढ़ाते हैं। और बारिश के दिनों में जब बारिश होती है, अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ किसी के घर में बैठाते हैं, जहाँ बाहर बैठते हैं, बारिश होगी जहाँ तो छुट्टी देनी पड़ती है। और जैसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बारिश ज्यादा आ जाती है तो बच्चे को नहीं भेजते हैं। फिर हम क्या करेंगे? देखो साथ में नाला भी है, तो बारिश पड़ जाएगी। बारिश पड़ने के बावजूद हमें यहाँ तक इंतजाम कोई नहीं है, तो स्कूल में कैसे बैठेंगे? स्कूल में बैठने की तो जगह भी नहीं है। जो ज्यादा बारिश आ जाएगी तो ये बेचारे हमारे टीचर जी हैं, जो लोगों के घर हैं आसपास में, लोगों के घर ले जाते हैं, तो वहां पर पटाते हैं जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं बेटियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल की इमारत तक उपलब्ध नहीं करवा सकती। सरकार की इस स्कूल की इमारत को लेके बैठकें तो की जाती हैं, लेकिन स्कूल की इमारत का निर्माण नहीं होता। और जो गवर्नमेंट का, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये आपके सामने है, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, कैसे ये बच्चियां पढ़ेंगी, इनका भविष्य आप तो देख ही रहे हो। 5-7 साल से मीटिंगें, हर मीटिंग चलती है। हर मीटिंग में किस चीज की मीटिंग होती है? एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी मीटिंगें होती हैं, सीईओ वहाँ पे जाते हैं, जेडीओ जाते हैं। बाकी आज दिन तक क्या उनको ये पता नहीं है? चिट्ठी निकली है, जो अनसेफ बिल्डिंग भी है, इसका काम पड़ा हुआ है, हम कोई फंड्स करवाएं और इसका काम पूरा हो। सभी को पता है, ऐसा कुछ नहीं किसी को पता नहीं है। कितनी बार बताना है? तो क्या सब कुछ अनदेखा किया जा रहा है? अनदेखा किया जा रहा है। अफसरशाही है, अभी ब्यूरोक्रेसी है, कौन किसको बताएगा? सरकार होती तो चलो बता किसी के बोल के करवाते हम, ये अभी अफसरशाही है, जो आएगा मन में करेंगे। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे बेटियां पढ़ रही हैं और कैसे कैसे बच रही हैं और कैसे बैठे हैं और क्या पोजीशन है और क्या क्या है। शिक्षा के इस तरह खस्ता हालत बुनियादी ढांचे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह से शिक्षा का बुनियादी ढांचा रहा तो फिर कैसे पढ़ेगा इंडिया और आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया? उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।